नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर धनबाद से आपको बताते, जहां SNMMCH में अग्निकांड के शिकार 14 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों ने मुआवजे का ऐलान किया, तो झारखंड हाईकोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी। आशीर्वाद अग्निकांड ने कई माओं की गोद सूनी कर दी, तो कई को हमेशा के लिए अनाथ बना दिया। शव के इंतजार में SNMMCH के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सुबह से शाम तक डटे परिजन रोते बिलखते रहे। दिल के टुकड़ों से बिछड़ने का गम उन्हें पल पल सताता रहा, तो प्रशासन की बेरुखी और पोस्टमार्टम में देरी ने रही सही कसर पूरी कर दी। पर जब शव सौंपे गए तो उससे कई महंगी ज्वेलरी गायब थी। कि लोग वीडियोग्राफी एनी टाइम करते रहते हैं शादी के माहौल में। सब ज्वेलरी पहनी हुई औरतें थी, बच्चे भी ज्वेलरी पहने हुए थे, जेंट्स भी कंठी माला अंगूठी वगैरह सब पहने हुए थे। मगर जब पोस्टमार्टम के माध्यम क्रम में लोग आते हैं तो पोस्टमार्टम के टाइम में कोई भी ज्वेलरी उनको सुपुर्द नहीं की जाती। आशीर्वाद अग्निकांड की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब की टीम धनबाद पहुंची। घटना स्थल से कई सैंपल जमा किए, तो धनबाद नगर निगम की टीम भी आग लगने के कारणों की पड़ताल में जुट गई। पीएम मोदी ने धनबाद अग्निकांड पर शोक जताते हुए पीएम रिलीफ फंड से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया, तो झारखंड सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी धनबाद अग्निकांड पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने की बात कही है, जबकि आग में झुलसे 18 परिजनों का इलाज SNMMCH और पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में चल रहा है। इसके अलावा 12 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पर धनबाद कोयलांचल में अगलगी की बढ़ती घटनाओं ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। लगभग 7:15 बजे वहां पहुंच गया और जब तक पूरी बॉडी निकल नहीं गई हम वहीं थे। सब अपनी आंखों से देखा हमने। बहुत दुखद है, पता नहीं किसकी नजर लग गई धनबाद पर। धनबाद को शांति की आवश्यकता। आज भी एक घटना हो गई, देखिए। आशीर्वाद अग्निकांड ने धनबाद वासियों को एक बार फिर हमेशा के लिए ना भूलने वाले गम के सागर में डुबो दिया है, तो इस हादसे ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ निरंजन की रिपोर्ट। वहीं आम बजट को लेकर झारखंड में मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस और जेएमएम ने निशाना साधा, तो बीजेपी ने बजट को सबसे बेस्ट बजट करार दिया है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो झारखंड में सियासी हलचल शुरू हो गई। बजट में महंगाई घटाने और बेरोजगारी दूर करने के उपायों की अनदेखी ने कांग्रेस और जेएमएम को निशाना साधने का मौका दे दिया। महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ खास हमें दिखा नहीं। उसमें जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहा है, इस पर बात ही नहीं हुई। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, रूरल एरिया में भी है और इधर भी है, ट्रैफिकिंग की समस्या है। इन सब के लिए कुछ बजट होना। हम इस बजट को पूरी तरह ढपोर संखी बजट कह सकते हैं। ना तो महंगाई कम करने की दिशा में इस बजट पर कोई फोकस है, ना तो रोजगार देने पर इस बजट में कोई फोकस है। भत्ता देने पर इस बजट में फोकस किया गया है। मतलब युवाओं को भत्ता देंगे लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं देंगे। कांग्रेस और जेएमएम के हमलों के उलट बीजेपी ने इस बजट को अब तक सबसे बेस्ट बजट करार दिया है। झारखंड के बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बजट से देश आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, गरीब मजदूरों और नौजवानों की दशा भी सुधरेगी। जो वेतन भोगी हैं, कम वेतन मिलता है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करते हो या आप लोग जैसे लोग प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हो, लाभ तो सबको हुआ है और होगा भी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने आम बजट की सराहना की और आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों के हित में करार दिया, जबकि आयकर स्लैब में छूट से जनता को भी राहत की सौगात मिली। मिला जुला करके एक अच्छी बजट है जो आने वाले दिन में व्यापार, उद्यमी और आम आदमी को राहत देगी।
इसमें इन्होंने 8 साल के बाद अभी टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है, जो स्वागत। जो बचत योजना में 2% का इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत सराहनीय है। दूसरा, जो महिलाएं स्मॉल स्केल से जुड़ी हुई उनको जो ऋण में 1% का छूट मिल रहा है वो काफी सराहनीय है। और हम बहुत खुश हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर इस साल 7% रहने का उम्मीद है। ये बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर देश के बजट ने जहां इनकम टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास और वेतन भोगियों को बड़ी राहत दी, तो डिजिटल और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना ने बेरोजगारों और छात्रों की झोली खुशियों से भर दी। इस बजट पर झारखंड में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ बजट है और इसमें गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवार और सबका ध्यान रखा गया है। दलित आदिवासियों के उत्थान पर सरकार की गहरी नजर है। बजट में कृषि, उद्योग सब पर जोर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने ये बातें देवघर के निजी सभागार में कही है। आज भी जो बजट आए उस बजट को देखें, किसानों को भी ध्यान रखा गया, मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया, पिछड़ा वर्ग को भी, दलित, आदिवासी, यानी सभी का। और हम ये कहें कि एक प्रकार से आने वाले जो अमृत का ये जो 25 वर्षों का काल है, यानी जब हम 100 वर्ष का आज़ादी के 100 वर्ष का जो जश्न मनाएंगे वो कैसा भारत होगा, उसकी एक प्रकार से अमृत काल में इस बजट को एक दिशा इन्होंने दिखाई, उस ओर इंगित किया। वहीं आम बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की पहुंच युवाओं तक करने के ऐलान का रांची के युवाओं ने जोरदार स्वागत किया है और इसके जरिए देश और दुनिया भर की अच्छी पुस्तकें हर किसी की पहुंच में आ जाएंगी। इससे समय और पैसे की बचत तो होगी ही, ज्ञान का भंडार एक क्लिक में आपके सामने होगा। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। आज के बजट में एक बहुत ही अहम जो है निर्णय लिया गया, जहां पर डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने का निर्णय दिया गया। बता दें कि झारखंड में ये काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। कई अलग अलग जिलों से लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं केवल पढ़ाई के लिए। जब इनके हाथ में डिजिटल लाइब्रेरी जैसी फायदा मिल जाएगा तो ये इनको कितना पहुंचेगा सुविधा, ये बताएंगे। कितनी सुविधाएं आप तक डिजिटल लाइब्रेरी से एक्चुअली मुझे क्या होगा कि एक परफेक्ट मटेरियल मुझे मिल जाएगा। ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरी हैं जहाँ पे एग्जिस्ट करें, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिया हो गया, PDF हो गया, जहाँ पे मुझे बहुत सारे बुक मटेरियल बहुत परफेक्ट वे में मुझे मिल जाते हैं। वहाँ पे इंटरनेट पे बस सर्च करना होता है। डिपेंड करता है, अगर हम रूरल एरिया में तो वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी बढ़िया हो तो मुझे मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं होगी। डिजिटल लाइब्रेरी अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्या कि हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, उसमें यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ता। सरकार के फायदे डिजिटल मोड में जो प्रिंट रिसोर्स का जो ये रहता है, लिमिटेशन होता है कि आपको फिजिकली उस सोर्स तक को यूज़ करना है। जैसे किताब है तो आपको किताब तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन डिजिटल मोड में वो ग्लोबली आप कहीं से भी उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे इस लाइब्रेरी की किताब अगर डिजिटल मोड में अवेलेबल होगी और उसकी कनेक्टिविटी पर्टिकुलर एरिया तक रहेगा तो उसको आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो झारखंड में जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अगर लॉन्च होता है तो इसके एक नहीं अनगिनत फायदे यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है। बता दें कि इसमें मॉनिटरी से लेकर लोगों का समय भी बचत होगा और लोगों को काफी ज्यादा इससे लाभ मिल सकता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18। वहीं बजट में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने और 38,800 शिक्षकों की बहाली की घोषणा से झारखंड में खुशी की लहर है और इनमें से कई स्कूल झारखंड के आदिवासी बहुल गांव में खुलेंगे और उन गांव में शिक्षा की ज्योति तो जलेगी ही, साथ ही बेरोजगारों को नौकरी की भी सौगात मिलेगी। होगा क्योंकि झारखंड में आदिवासी जनजातीय समुदाय काफी है और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए सरकार का प्रयास है। देखिए सरकार क्या करना चाह रही ना, वो शिक्षा के माध्यम से समर्थ बना के लोग रोजगार की ओर बढ़े, इस दिशा में कार्य कर रही है। इन विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने में एक आधुनिक परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा तथा इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीकों पर जोर दिया जाएगा।
और इधर आजसू ने आम बजट की सराहना करते हुए इसे एक दूरदर्शी बजट बताया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि ये बजट देश की जन भावना और सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया। वर्तमान बजट सराहनीय है और जन भावनाओं के अनुरूप है। इसमें मुख्य रूप से किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और खासकर मध्य वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कृषि और पशुधन विपणन विधेयक लेकर खुद झारखंड राजभवन पहुंचे। ये विधेयक पिछले साल 24 मार्च को बजट सत्र में पारित हुआ था और बाद में राज्यपाल रमेश बैस ने कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को वापस लौटा दिया था। 24 दिसंबर को शीतकालीन सत्र में दोबारा इस विधेयक को पारित कर राजभवन भेजा गया, पर राज्यपाल रमेश बैस ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को राजभवन बुलाया था। राज्यपाल के बुलावे पर कृषि मंत्री राजभवन पहुंचे थे। हालांकि राज्यपाल से चर्चा कर लौटने के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया के किसी भी तरह का सवाल के जवाब नहीं दिए। वहीं झारखंड में फरवरी के महीने में एक बार फिर सियासत गरमाने जा रही है। जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े राजनीतिक दल इसी महीने कई बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं, जिसका मकसद मिशन 2024 को नया तेवर देना है। झारखंड में फरवरी के महीने में सियासी उथल पुथल रहेगी। मिशन 2024 को लेकर इसी महीने 3 बड़े राजनीतिक दल कई बड़ी रैलियां और सभाएं करने जा रहे हैं। झारखंड का सत्ताधारी दल जेएमएम 2 फरवरी को 44वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम बड़ी जनसभा करेगा। तो 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह देवघर दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो नैनो यूरिया खाद कारखाने का शिलान्यास तो करेंगे ही, विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। जबकि 11 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आएंगे और पाकुड़ में हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेंगे। और उसमें हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया था कि आप आकर के इस कार्यक्रम का अगर शुभारंभ करते हैं तो कहीं न कहीं वर्करों में एक नया जोश दिखेगा। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि आदरणीय अध्यक्ष ने भी उस आमंत्रण को स्वीकार किया। 2023 में हम खड़े हैं, 2024 का जब 2 फरवरी मनाएंगे तो हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए लोकसभा के चुनाव का, तो उसका रोड मैप भी तो वहीं से निकलेगा। तो इसलिए हमको लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। फरवरी में जेएमएम पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रही है, तो कांग्रेस हाथ से जोड़ो हाथ अभियान शुरू करने जा रही है। पर इन दोनों रैलियों का मकसद है मिशन 2024 को नया तेवर देना और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना। एक और झारखंड के दोनों सत्ताधारी दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कमर कस ली है, तो बीजेपी क्यों पीछे रहे। 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा भी बीजेपी के मिशन 2024 की कड़ी माना जा रहा है कि आने वाले दिन में संथाल जो है भारतीय जनता पार्टी का एपी सेंटर रहेगा, फोकस रहेगा और वहां से ही हम लोग शंखनाद की शुरुआत करेंगे और संथाल की सारी सीटें और प्रदेश में 14 की 14 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेके हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए के सामने सीट बचाने और सीट बढ़ाने की चुनौती है, तो यूपीए ने बीजेपी की सीटों में सेंधमारी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। जाहिर है 3 राजनीतिक दलों की 3 बड़ी जनसभाओं ने मिशन 2024 के लिए होने वाले चुनावी संघर्ष का आगाज कर ही दिया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर देवघर से आपको बताते हैं, जहां जसीडीह में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 4 फरवरी को अमित शाह देवघर आएंगे और बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद इफ्को नैनो प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का आज एसपी सुभाष चंद्र जाट ने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। एसपी के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की मुकम्मल तैयारियां की जा रही है। अमित शाह नैनो फैक्ट्री के शिलान्यास के बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जाएंगे और इसके ठीक बाद जसीडीह के एक रिजॉर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और खतियान बिल को लेकर संथाल परगना की सियासत अब गर्मा उठी है। कांग्रेस और आरजेडी ने राज्यपाल और बीजेपी की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने झारखंड के सत्ताधारी दलों पर पलटवार किया है। इसे लौटाना राज्य हित में नहीं है
और जितना मैं सरकार को और गठबंधन की पार्टियों को जानता हूं, सारे लोगों के निर्णयों को जानता हूं, खुद हम उस निर्णय में भी शामिल हैं कि हम सब फिर से एक बार इस निर्णय पर विधानसभा में मुहर लगाएंगे और फिर से महामहिम के पास भेजेंगे। राज्यपाल पर हमको कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब जो व्यवस्था होगा, जो कानून होगा, जो नियम संगत होगा, वही ना होगा। हम राज्यपाल लौटाए हैं तो कहीं न कहीं नियम का उल्लेख किया होगा। गवर्नर महोदय ने बिल को वापस कर दिया, ये कह के वापस कर दिया कि विधि विभाग द्वारा जो मंतव्य आया है वो इसके विपरीत है। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन रखा था कि आखिर आपका विधि विभाग जो भाजपा का विधि विभाग नहीं है, वो झारखंड सरकार का विधि विभाग है, वो बार बार आप पे ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है? या तो आप सही से बिल ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, या पॉलिटिकल एजेंडा के लिए आप काम कर रहे हैं। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां उपचुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। नामांकन के ठीक पहले दिन 4 और दूसरे दिन 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खरीदा। रामगढ़ के एसडीओ और निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री और नॉमिनेशन 7 फरवरी तक होगी, जबकि 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया होगी। 10 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रखी गई है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारी करने का दावा किया गया है। व्यवस्था हम लोगों ने इंश्योर किया है कि यहाँ फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसके लिए पूरा सीसीटीवी कवरेज है, वीडियोग्राफर वगैरह भी है। थ्रू आउट द जो एरियाज है, कैंपस है हमारा सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट की गई है ताकि किसी भी प्रकार का जो भी कैंडिडेट्स हैं या उसके प्रस्तावक हैं या उसके एजेंट्स हैं उनको असुविधा ना हो। आज मैंने यहाँ पर रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर के नामांकन पत्र खरीदा है और आगामी 4 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने जो सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का स्नेह और वोट हमको मिलेगा। और खबर जमशेदपुर से, जहां पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में 150 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 3 साल के दौरान 5 कंपनियों से ऊंचे दर पर दवाइयों की खरीदारी की और इसके चलते झारखंड सरकार के खजाने पर 150 करोड़ का बोझ पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घोटाले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ रुपए से कम का वाला न्यारा इसमें नहीं हुआ है। सरकार के खजाना पर से 150 करोड़ रुपए अधिक निकाले गए हैं दवाओं की खरीद के लिए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री से ये स्पष्टीकरण पूछें कि साहब जब टेंडर में तय हो गया था कि हम दवा टेंडर से खरीदेंगे, तब आपने क्यों ऊंचे दर पर मनोनयन से खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा? क्या स्वास्थ्य मंत्री पूरे मंत्री परिषद को ही इस घोटाले में शामिल करना चाहते थे? उनकी ये नीयत थी। ये हो और हमारी बात सही होती है तो मुख्यमंत्री को अविलंब स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर, देवघर के सोनाराय में 75 रुपए की वजह से भाई ने भाई की हत्या कर दी। अब बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर परिजनों ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार गैस के पैसे के विवाद में महज 75 रुपए की खातिर बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाकी परिजन अभी फरार है। अब फिर से छोटे भाई के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार इस वक्त दहशत में है। और गढ़वा की पुराना बाजार स्थित घनी आबादी के बीच एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे 2 कमरे जलकर राख हो गए। बाद में दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इस अगलगी में 8 से लेकर 9 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। और खबर हजारीबाग से, जहां झंडा चौक के पास जूता दुकानदार पर 2 नाबालिग लड़कियों ने बदतमीजी का आरोप लगाया। बदतमीजी से तंग आकर लड़कियों ने दुकान में रखे सामान को तितर बितर कर दिया। बाद में लड़कियों और उनके परिजनों ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और खबर गोड्डा से, जहां जमीन विवाद में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास सिंह और उनकी मां की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दी गई। जानकारी के अनुसार पुश्तैनी जमीन को लेकर 2 रिश्तेदारों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा मिर्ची पाउडर से हमला किया गया, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मिर्चा का जो गुड़ी होता है इनको डाल दिया गया। मिर्चा गुड़ी पड़ने के कारण
छटपटाने लगे, गिर गए। इनका जो बयान है, किसी भी जिनकी माँ को सूचना मिला कि मेरे बेटा के साथ ऐसा हुआ तो भी दौड़ी वहाँ गई। भी जब इनको बचाने की कोशिश किए तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जो भी वो भी यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाजरत। और फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय के खिलाफ हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। रांची में एसोसिएशन की राज्य समिति की बैठक में 11 सूत्री मांगों को लेकर 7, 8 और 9 फरवरी को राज्य की सभी पीडीएस की दुकान और ई पॉश मशीन बंद रखने का निर्णय लिया गया। सरकार की नीतियों के खिलाफ एसोसिएशन के लोग सड़क पर उतरेंगे। राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बना रही हैं कि वो अनुकंपा का लाभ को रोक रही हैं। कई राज्यों में, हरियाणा में 60 साल के बाद बोला गया है कि वो आप स्वतः आपका लाइसेंस समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की नीतियों के खिलाफ हम जो है 7, 8 और 9 को पूरे भारतवर्ष में ई पॉस को बंद रख करके अपनी मांगों को, जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जो हमने भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, माननीय पीयूष गोयल जी को दिया है, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी को दिया है, सभी संबंधित राज्यों के खाद्य सचिवों को दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।